क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्ट्रेट लाइन 3D का है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तब इस लाइन का जो है डायरेक्शन रेशियो लिखना है और इस लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अगर इस लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लीजिए। इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका, इक्वेशन दिया हुआ है तो इस लाइन के इक्वेशन को जो है इस फॉर्म में लिख लीजिए। ये जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है इसको जो है इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अगर लाइन का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहता है, तो इसका मतलब होता है ये लाइन जो है जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स जो होगा माइनस साइन के बाद जो है एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस साइन के बाद जो होगा माइनस साइन के बाद क्या है है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो y में माइनस साइन के बाद क्या है b है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट b होगा। ठीक है, और z में न्यूमरेटर में z के बाद माइनस का साइन, z में माइनस साइन के बाद क्या है c है, तो यहाँ c होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा ये अगर लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से है तो इसका मतलब होगा ये लाइन जो है जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट a b और c है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है डिनोमिनेटर में जो है वही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, L1 M1 और N1। ठीक है, तो इस लाइन जो गिवन इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसमें जो है x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, यहाँ x का कोफिशिएंट जो है गिवन लाइन के इक्वेशन जिस फॉर्म में लाना है उस फॉर्म में देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन को अगर a मान लेते हैं तो a को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो a लिखेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे, 3 टाइम्स x प्लस 1/3 इक्वल टू देंगे। ठीक है, अब उसी तरह से इससे जो है 6 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट में जो है y के कॉफिशिएंट में 1 है। ठीक है, तो यहाँ कॉफिशिएंट में 1 लाने के लिए 6 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो 6 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 2/6 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, यहाँ z का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ z का कॉफिशिएंट -1 है, तो फॉर्म पे लाने के लिए इससे जो है -1 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x माइनस ए के प्रोडक्ट में, यहाँ देखिए x माइनस ए के प्रोडक्ट में यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ इस x प्लस 1/3 के प्रोडक्ट में 3 है, तो इस फॉर्म पे लाने के लिए 3 को डिनोमिनेटर सेंड करना होगा। उसी तरह से 6 को भी डिनोमिनेटर में लिखना होगा और -1 को भी डिनोमिनेटर में लिखना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको लिख लीजिए x, और यहाँ देखिए x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए इस 3 को डिनोमिनेटर में लाना है, तो डिनोमिनेटर में जब लाएंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब y माइनस 2/6 है, तो 2/6 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3, अब 1/6 को जो है डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ जो हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन -1। ठीक है, तो अब देखिए x माइनस है, x के बाद माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ x के बाद प्लस का साइन है, तो इसको माइनस का साइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन हमको बनाना पड़ेगा, तो माइनस का साइन कैसे बनाएंगे इसमें, इसी को हम लोग लिख देंगे
यही इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस हमको क्या लिखना था, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना था इस लाइन का, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में जो रहता है वही डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3, 1/6 और -1। हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन ये हो जाएगा 1/3, 1/6 और -1 हो जाएगा, ठीक है। ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। और क्या है आपका, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन दिया, अगर लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन जो है आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये इस लाइन का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है ये लाइन जो है पॉइंट A, B, C से पास कर रहा है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो L1, M1 और N1 है। तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो का मतलब देखिए ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा उसका कंपोनेंट होगा L1I प्लस M1J प्लस N1K, ठीक है। डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा उसका कंपोनेंट हो सकता है L1I, L1, M1 और N1। तो इस लाइन के इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना रहे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर R इक्वल टू, देखिए ये लाइन जिस पॉइंट से पास करता है उसका कंपोनेंट पहले लिख लेंगे, AI प्लस BJ प्लस CK प्लस T टाइम्स देंगे, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोज को कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन L1I प्लस M1J प्लस N1K, ठीक है। तो लाइन के अगर कोई लाइन है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना रहे, अगर कोई लाइन पॉइंट A, B, C से पास कर रहा है और वो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका वो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ देखिए इस लाइन के इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ देखिए तो ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये लाइन जो है ये लाइन पॉइंट A से पास कर रहा है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट क्या है, -1/3 है, 1/3 है और 1 है, ठीक है। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो जो है इस लाइन का 1/3, 1/6 और -1 है, ठीक है। तो इसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कोई लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए वेक्टर R लिखेंगे, ठीक है, वेक्टर R, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। देखिए इसके यहाँ वेक्टर R इक्वल टू, अब पॉइंट A के कंपोनेंट्स को, पॉइंट A के कंपोनेंट को जो है सबसे पहले लिखेंगे। तो पॉइंट A का कंपोनेंट क्या क्या हो जाएगा, -1/3I। पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, वेक्टर A में स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से पास करेगा उसका पोजीशन वेक्टर सबसे पहले लिख लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर इजीली लिख सकते हैं। तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, -1/3I प्लस 1/3J प्लस K। अब फिर कोई वेरिएबल ले लेंगे, T ले लेंगे, ठीक है, T कोई रियल नंबर है, ठीक है। इसका कंपोनेंट ले लेंगे डायरेक्शन रेशियोज का, तो इसका कंपोनेंट क्या, ये क्या हो जाएगा, इसका x कंपोनेंट, ये डायरेक्शन रेशियोज ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा उसका कंपोनेंट होगा 1/3I प्लस 1/6J माइनस K। तो इसको जो है हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, T टाइम्स करके 1/3I
प्लस 1/6j माइनस के, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं करना है। कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब होता है ये स्ट्रेट लाइन जो जिस पॉइंट से पास करेगा उसका कोऑर्डिनेट्स होगा -1/3, 1/3 और 1 होगा। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला 1/3, 1/6 और -1 होगा, ठीक है। तो क्या करना है, वेक्टर आर लिखना है और उसके बाद पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको सबसे पहले लिख लेना है, प्लस टी देना है। और डायरेक्शन रेशियो जो लाइन का रहेगा, सबसे पहले 1/3 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 को जे से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है, इस लाइन का। और ऐसे भी समझ लीजिए, अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x - a/L1 इक्वल टू y - b/m1 i इक्वल टू z - c/n1, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये लाइन जिस पॉइंट से पास करेगा उसका कोऑर्डिनेट्स है a b c है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है L1 M1 और N1। तो डायरेक्शन रेशियो है, इसका मतलब जो है ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल रहेगा, ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल रहेगा वो वेक्टर होगा आपका L1i प्लस M1j प्लस N1k, ठीक है। अब देखिए लाइन का इक्वेशन लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है इक्वेशन, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस टी टाइम्स b होता है ना। तो वेक्टर a क्या है, ये लाइन जिस पॉइंट से पास करेगा उसका पोजीशन वेक्टर है a, ठीक है। ये लाइन जिस पॉइंट से पास करेगा वो पोजीशन वेक्टर a होगा, ठीक है। आज जिसके पैरेलल होगा, ये लाइन जिसके पैरेलल होगा वो वेक्टर जो होगा b होगा, ठीक है। कोई लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये लाइन जिस पॉइंट से पास करेगा उसका पोजीशन वेक्टर a होगा, और ये लाइन जिस वेक्टर के कॉलिनियर होगा या जिस वेक्टर के पैरेलल होगा वो वेक्टर b होगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से है। तो ये देखिए, तो ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट a से पास कर रहा है, और ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, L1i प्लस M1j प्लस N1k। तो इसी फॉर्म में लिखे तो लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखाएगा, इसको लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ए से पास कर रहा है, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck। ये लाइन देखिए तो किस वेक्टर के पैरेलल है, L1i प्लस M1j प्लस N1k। तो यहाँ पर प्लस टी दे देंगे और टाइम्स L1i, इसी में जहाँ वेक्टर b है उसके जगह जो है ये वेक्टर है, ठीक है। इसी में जहाँ वेक्टर b है उसके जगह ये है, और जहाँ वेक्टर a है इसमें वेक्टर a क्या है देखिए तो ai। इसी लाइन के इक्वेशन में वेक्टर a क्या है, ai प्लस bj प्लस ck। अब वेक्टर b क्या है, वेक्टर b है आपका L1i प्लस M1j प्लस N1k, ठीक है। तो Li प्लस mj प्लस nk, ये जो होता है लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो है आपका ये लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। तो याद कर लेना ये, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो याद कर लेना है, ठीक है। इसको इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज़ को टी टाइम्स लिखेंगे, और जो जिस पॉइंट से पास करेगा उसका कंपोनेंट जो उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ लिख देंगे। ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से पास करेगा उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ लिख लेंगे, अब प्लस टी दे देंगे या m दे देंगे, कोई भी वेरिएबल दे देंगे। और डायरेक्शन रेशियोज सबसे पहले L1 है तो L1 को यूनिट वेक्टर i से मल्टीप्लाई करना है, M1 है तो M1 को यूनिट वेक्टर j से मल्टीप्लाई करना है, तो N1 है तो N1 को यूनिट वेक्टर k से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यही लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म में।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखिए, ठीक है। तो 3 का ए में क्या कह रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो है आपका किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ए से पास कर रहा है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है 1 0 2 है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो है कोई गिवन लाइन है जिसका इक्वेशन है आपका x + 1/3 इक्वल टू y - 2 बाई -2 इक्वल टू z + 1/-1, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का देखिए कोई स्ट्रेट लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है। और ये आपका क्वेश्चन में गिवन लाइन है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रेट देखिए कोई स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट ए से पास कर रहा है और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। और एक और स्ट्रेट लाइन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो स्ट्रेट लाइन इस रिक्वायर्ड लाइन को जो है इस पॉइंट पे कट कर रहा है, राइट एंगल पर कट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ये रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन और ये गिवन स्ट्रेट लाइन दोनों जो है राइट एंगल पर कट कर रहा है, तब इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो कोई स्ट्रेट लाइन है पॉइंट ए से पास कर रहा है और ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को, ये गिवन जो लाइन है इसको 90 डिग्री पर कट कर रहा है, ठीक है। और तब जो है 90 डिग्री पर कट कर रहा है, तब इसका इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए। तो कोई लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई लाइन पॉइंट ए बी सी से पास करे, ठीक है। अगर कोई लाइन है पॉइंट ए से पास करे, ए का कोऑर्डिनेट्स अगर दिया हुआ है, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट्स अगर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और इसका डायरेक्शन रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं A1 B1 और C1 है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए से पास कर रहा है और ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ये होता है x - a/a1 इक्वल टू y - b/b1। जिस पॉइंट से पास करता है स्ट्रेट लाइन, जिस पॉइंट से पास करता है उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। x माइनस लिखे हैं तो पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y माइनस लिखे हैं तो पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। और z माइनस लिखेंगे तो पॉइंट ए का z कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख देते हैं। A1 x है तो x के सामने A1 लिखेंगे, y है तो y के सामने B1 लिखेंगे, और z है तो z के सामने C1 लिखेंगे, मतलब नीचे में। अब देखिए तब यही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए जो है दोनों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। लाइन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का ज़रूरत पड़ता है और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो को कुछ मान लीजिए, ठीक है। लाइन के डायरेक्शन रेशियो को हम कुछ मान लेंगे। रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में, इसको कुछ मान लेंगे। A B C मान लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर निकाल लेते हैं तो लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, देखिए। तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, जब लाइन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहे और लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहे, तो यही ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है, इक्वेशन। तो लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
ये किससे पास कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए से पास कर रहा है। ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 लिख दिए। अब यहाँ देखिए, और यहाँ ये क्या है, a है, सबसे पहले a है, तो x माइनस 1 के नीचे a लिखेंगे, और उसके बाद इक्वल का साइन देंगे, तो फिर y माइनस 0 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू z माइनस जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका z कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, z माइनस 2 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो यहाँ c है, तो c। तो इसमें अननोन a b और c है। हम अगर a b और c का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमको डायरेक्शन रेशियो भी मालूम हो जाएगा। a b और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें अननोन क्या है आपका, a b c। हमको a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है और c का वैल्यू निकालना है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में अननोन क्या क्या है, a है, b है और c है। तो a b और c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है इसमें अननोन क्या है, इस लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, लाइन ए बी इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन रेशियो लाइन का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो को हम मान लिए ए बी सी मान लिए हैं। तो जब ए बी सी मान लिए तो लाइन ए बी के इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अननोन क्या है, ए बी सी है, तो अननोन ए बी सी निकाल लेंगे तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी निकल जाएगा। तो इस लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। ठीक है, तो लाइन ए बी का जब डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो लाइन ए बी पर आपको 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकलेगा। ठीक है, अगर कोई लाइन है उस पर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, जैसे यही लाइन है। ठीक है, इस पर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम है, x1 y1 z1 ए का कोऑर्डिनेट्स है, अब बी का कोऑर्डिनेट्स है आपका x2 y2 और z2 है। ठीक है, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए जो है बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। बी के x कोऑर्डिनेट में से ए का x कोऑर्डिनेट घटा दिए, बी के y कोऑर्डिनेट में से ए का y कोऑर्डिनेट घटा दीजिए और बी के z कोऑर्डिनेट में से ए का z कोऑर्डिनेट घटा दीजिए। ठीक है, तो अगर लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मालूम रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए जो है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ भी करना है। तो यहाँ देखिए आपको लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो मालूम करना है। ठीक है, तो लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो मालूम करने के लिए देखिए ए का कोऑर्डिनेट्स पहले से ही पता है। ठीक है, तो इस लाइन पर जो है रिक्वायर्ड लाइन पर एक और पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको मालूम करना होगा, तभी इस लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट देखिए, और एक लाइन एल है जो कि लाइन ए बी के एक लाइन है जो रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन एल जो है रिक्वायर्ड लाइन को 90 डिग्री पर कट कर रहा है। ठीक है, आज जहाँ कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बी माने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो देखिए ये पॉइंट बी जो है लाइन एल पर भी है। ठीक है, ये पॉइंट बी जो है लाइन एल पर भी, इस लाइन के इक्वेशन, ये गिवन लाइन है। ठीक है, ये लाइन एल जो है गिवन है। ठीक है, तो ये पॉइंट बी जो है लाइन एल पर भी है। ठीक है, और लाइन एल का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन एल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो लाइन एल पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, लाइन एल पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, यही आपका लाइन एल है। ठीक है, जो क्वेश्चन में जो लाइन दिया हुआ है यही लाइन एल है। तो लाइन एल पर ये मान लेते हैं लाइन एल है। ठीक है, लाइन एल है, लाइन एल पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, लाइन एल पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम इसको r मान लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम लोग, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा 3r माइनस 1। y कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, -2r प्लस 2, और z कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, -r माइनस 1। ठीक है, तो इस लाइन एल पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, इस लाइन एल पर कहीं भी पॉइंट्स लेंगे उसका x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 3r माइनस 1,
वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं -2r+2 और जेड कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं -r-1। इसमें r जो है आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो लाइन एल पर ही पॉइंट बी है आपका, ये लाइन एल है, देखिए ये लाइन एल है, इसी लाइन पर पॉइंट बी भी है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स ये लिख सकते हैं हम लोग, बी का कोऑर्डिनेट्स ये लिख सकते हैं क्योंकि ये बी पॉइंट बी जो है लाइन एल पर है, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ठीक है। तो लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो जब निकालना है तो हमको ए का भी कोऑर्डिनेट्स पता है, बी का भी कोऑर्डिनेट्स पता है। तो लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3r-1, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1, तो 3r-1 में से 1 घटा दिए, ठीक है। अब फिर देखिए ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट घटा कर निकालेंगे। तो बी का वाई कोऑर्डिनेट -2r+2, एक जेड वाई कोऑर्डिनेट ए का 0, तो -2r+2 में से 0 घटाएंगे। अब फिर बी के जेड कोऑर्डिनेट में से ए का जेड कोऑर्डिनेट घटाएंगे, यहाँ घटा दिए हैं। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, लेकिन इसमें देखिए अननोन आपका आर है, ठीक है। इसमें जो है अननोन क्या है आपका, इसमें अननोन जो है आपका आर है, ठीक है। ये अननोन जो है आपका आर है, ठीक है, आर अननोन है इसमें, ठीक है। ए बी के डायरेक्शन रेशियो में आर अननोन है, ठीक है। अगर आर का मान निकाल लेते हैं तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो भी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आप, लाइन एल, ये लाइन एल और ये लाइन ए बी, ये दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज़ को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर आपका 0 आएगा, तो उससे आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकालने के लिए एल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, लाइन एल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो एल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जो है वही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो 3 -2 -1 लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो, और ए बी का डायरेक्शन रेशियो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। तो लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो और ए बी के डायरेक्शन रेशियो को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 3r-2 -2 टाइम्स -2r+2, अब -1 × -r-3 = 0। इससे आर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू क्या आया 1/2। ए बी के डायरेक्शन रेशियो में जो है आपका अननोन क्या था, आर था, आर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो आर का वैल्यू जो है इसमें रख दीजिए, ठीक है। आर का वैल्यू जो है इसमें रख दीजिए, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो मालूम हो जाएगा। तो आर का वैल्यू रख देंगे, आर का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 - 1, यहाँ 1/2 रखेंगे तो -1 + 2, यहाँ 1/2 रखेंगे तो -1/2 - 3, ठीक है। तो इससे ए बी का डायरेक्शन रेशियो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये, और अगर कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो रहता है तो उसमें कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए, देखिए लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो ABC है, ठीक है। इसमें जो है आप देखिए, इसमें अगर कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी एल का ही डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। और ये भी जो है आपका एल का ही डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। तो अगर लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज में कोई कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो भी लाइन एल का ही डायरेक्शन रेशियोज होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें फ्रैक्शन आ गया है, ठीक है। तो ये इसको ठीक कर लीजिए, इसमें फ्रैक्शन आ गया, तो इसमें कांस्टेंट नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फ्रैक्शन हट जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए बी का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, -1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 2 -7, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी का डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम हो गया, और इस रिक्वायर्ड लाइन पर एक पॉइंट का अब कोऑर्डिनेट्स भी मालूम हो गया, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी मालूम हो गया।
तो इस लाइन का इक्वेशन अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इस लाइन का इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये हो जाएगा आपका x माइनस x1, x1 के जगह 1 है, डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो इसके -1 इक्वल टू y माइनस y1। इसी में जहाँ y1 है उसके जगह 0 है तो y माइनस 0 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो 2 z माइनस z1। इसी में जहाँ z1 है उसके जगह 2 है तो z माइनस 2 आई अपॉन -7। यही लाइन ए बी का इक्वेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ जो है, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में? क्या था आपका क्वेश्चन में? था देखिए ये लाइन जो है रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन पॉइंट ए से पास कर रहा था और ए का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ था। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड लाइन जो है किसी लाइन एल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और लाइन एल का आपको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इस रिक्वायर्ड लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट को हम लोग बी मान लिए। ठीक है, तो देखिए, तो इस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए अगर कोई लाइन है उस वो पॉइंट ए बी और सी से पास करता है, उसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 रहता है, तो उस लाइन के इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए ये लाइन ए बी इस पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन लाइन का ए बी का इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं मालूम है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन रेशियो जब निकाल लेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन भी निकल जाएगा। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को ए बी और सी मान लिए हैं, तो लाइन के इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। x1 के जगह 1, y1 के जगह 0 और z1 के जगह 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए a b और c हमको निकालना है। तो a b और c निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम करना है, तो इस लाइन पर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक और पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा इस लाइन एल पर। तो यहाँ देखिए बी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। बी चूँकि लाइन एल पर है, तो लाइन एल पर कहीं भी पॉइंट लेना रहे तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे? और लाइन एल का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो बी लाइन एल पर कहीं भी पॉइंट्स लेना रहे उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखेंगे 3r माइनस 1 माइनस 2r प्लस 2 और माइनस r माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए लाइन ए बी पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट घटा दीजिए और ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ निकाले हुए हैं। और क्या करना है? और लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है। अब यहाँ देखिए ए बी के डायरेक्शन रेशियो में अननोन आर है, आर निकाल लेंगे तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। अब आर निकालने के लिए यहाँ देखिए लाइन ए बी और लाइन एल आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 0 आएगा। लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 2 माइनस 1। दोनों को ए बी का डायरेक्शन रेशियो और एल का डायरेक्शन रेशियो उसको कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके 0 आया। इसे आर का वैल्यू निकाल लिए, आर का वैल्यू निकालने पर जो आया उसको ए बी के डायरेक्शन रेशियो में रख दिए, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकल गया। इसमें कांस्टेंट नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इस लाइन ए बी का जो है, लाइन ए बी का पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मालूम है और ए बी का डायरेक्शन रेशियो भी मालूम है, तो लाइन ए बी का इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा आपका a:b:c। ठीक है, ए बी सी अननोन था तो ए हो जाएगा -1:2:7। तो ए जो हो जाएगा आपका -1, बी होगा -2 और सी ले लेंगे -7। ठीक है, सी का वैल्यू ले लेंगे हम लोग -7। और इसमें रख दिए ए बी और सी का वैल्यू मिल गया हमको, ए बी और सी का वैल्यू मिल गया, तो इसमें रख करके लाइन एल का इक्वेशन निकाल लिए। लाइन एल का इक्वेशन आपका ये आया। ठीक है,
हमको क्या करना है, यहाँ देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं यही लाइन एल है, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/6। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इस लाइन पर देखिए, इसी लाइन पर एक पॉइंट है, ठीक है, 1 - 2 3 इसी लाइन पर है। इसी लाइन पर एक पॉइंट है 1 - 2 3, ठीक है, पॉइंट ए मान लेते हैं, गिवन पॉइंट ए है। इसका कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 - 2 3, ठीक है। इस पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट बी है, ठीक है। तब बी का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो देखिए, इस पॉइंट बी इसी लाइन पर है, तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं। इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेना रहे तो क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसको आर लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं हम लोग 2r + 1, ठीक है, 3r - 2 6r + 3, ठीक है। इन दोनों को r के इक्वल करेंगे तो x कोऑर्डिनेट निकलेगा 2r + 1। इन दोनों को r के इक्वल करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ये निकलेगा, और इन दोनों को r के इक्वल करेंगे तो z कोऑर्डिनेट ये निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए चूँकि पॉइंट बी भी इसी लाइन पर है तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखेंगे पॉइंट बी भी इसी लाइन पर एल पर है तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट भी ये लिख सकते हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, डिस्टेंस ए का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, बी का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, और डिस्टेंस ए बी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, बी का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से ए बी लिख दीजिए, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, ABC, ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे और उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2r + 1 3r - 2 और 6r + 3। हमको डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालना है तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए, अब बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट्स घटा दीजिए और स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ये क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ए बी का कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर, ठीक है। ए का भी कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका, 1 - 2 3 है, ठीक है। तो ए बी दिया हुआ है, डिस्टेंस ए बी दिया हुआ है, डिस्टेंस ए बी कितना दिया हुआ है आपका, ये डिस्टेंस आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लीजिए। तो ए के कोऑर्डिनेट ए के बी के कोऑर्डिनेट में से ए का एक्स कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। बी के वाई कोऑर्डिनेट में से ए का वाई कोऑर्डिनेट घटा दीजिए और स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। अब बी के जेड कोऑर्डिनेट में से सी का ए का जेड कोऑर्डिनेट घटा दीजिए और स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ये कितना आ जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 36 + 4 40 + 9 49। इसको लिखेंगे 49 r स्क्वायर, सॉरी 49 है, पॉजिटिव 49 है, 49 को बाहर करेंगे स्क्वायर रूट के क्या आ जाएगा 7,
तो इसको क्या लिखेंगे 7 मॉड r इक्वल टू 3। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, r का वैल्यू आ जाएगा ±3/7। तो r का वैल्यू b के कोऑर्डिनेट्स में रख दीजिए, तो आपको b का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब b का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है क्या, आपका b का कोऑर्डिनेट्स है एक बार r का वैल्यू 3/7 रख दीजिए और एक बार r का वैल्यू -3/7 रख दीजिए। ठीक है, तो r का वैल्यू 3/7 रखेंगे तो b का कोऑर्डिनेट्स आएगा आपका, r के जगह 3/7 इसमें रख दीजिए। तो b का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा आपका, और 18 और 21 को जोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, एक ये आएगा b का कोऑर्डिनेट्स और एक और आएगा। ठीक है, अब इसमें जो है r के जगह -3/7 ले लीजिए। ठीक है, तो b का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखिए, तो b का कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, तो b का कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे तो यहाँ देखिए, तो b का कोऑर्डिनेट्स एक r के जगह 3/7 रख दिए, इसमें b का कोऑर्डिनेट्स निकला, और r के जगह -3/7 रख दिए तो b का कोऑर्डिनेट्स निकला। तो b का दो कोऑर्डिनेट्स क्यों आ रहा है, देखिए तो यहाँ जो है दो कोऑर्डिनेट्स हमको क्यों मिला, दो कोऑर्डिनेट्स मिला, इसका मतलब दो पॉइंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट ए है, यही लाइन है। ठीक है, गिवन लाइन है। ठीक है, ये आपका गिवन लाइन है, अब पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट ए है। ठीक है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1 0 2, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 -2 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ समझा रहे हैं दो पॉइंट्स हमको क्यों मिला। ठीक है, 1 -2 3 जो भी है। अब देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट ए से 3 यूनिट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो हो सकता है पॉइंट ए से 3 यूनिट डिस्टेंस राइट पर भी हो सकता है एक पॉइंट, इसको बी कहते हैं। और हो सकता है पॉइंट ए से 3 यूनिट लेफ्ट में भी वो पॉइंट हो सकता है, जो इसको बी डैश कहते हैं। चूँकि ऐसा दो पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पॉइंट ए के राइट, पॉइंट ए से राइट में 3 यूनिट डिस्टेंस जाएंगे तो भी हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। अब पॉइंट ए से लेफ्ट जाएंगे 3 यूनिट में
तो भी हमको पॉइंट मिल जाएगा। तो हमको 2 पॉइंट मिलेगा ऐसा, ठीक है, जो कि ए से जो है 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, ठीक है। 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए के राइट में होगा और दूसरा पॉइंट ए के लेफ्ट में होगा, ठीक है। अगर बी इसको कर दिए तो इसको बी डैश कर दीजिए, ठीक है, बी डैश कर देता है। 2 पॉइंट होगा, ठीक है, ऐसा 2 पॉइंट होगा जो कि ए से जो है 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो इसका आंसर भी ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है ठीक कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, एक प्लेन आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लेन का इक्वेशन क्या है, यही प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लेन का इक्वेशन है आपका 2x + 5y - 6z इक्वल टू 16। ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट 3 - 4 5 है, ठीक है। इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, और ये जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे हम लोग, ये जो पॉइंट ए से इस प्लेन का जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे, वो डिस्टेंस जो होना चाहिए इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, गिवन लाइन एल के पैरेलल होना चाहिए। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/-2। तो मतलब पॉइंट ए से इस प्लेन का डिस्टेंस मेज़र करना है, और ये जो डिस्टेंस होना चाहिए इस रिक्वायर्ड लाइन एल के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पॉइंट ए से इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचिए, ठीक है। क्या किए हैं, पॉइंट ए से इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचे हैं, ठीक है। दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है दोनों लाइन। और ये लाइन जो है प्लेन को मान लेते हैं एम पर कट कर किया, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस जो है ए एम निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ए एम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लाइन ए एम का इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। ए एम का इक्वेशन निकालने के बाद एम का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना है, और एम का कोऑर्डिनेट्स जब निकल जाएगा तो ए से एम डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेना है, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो लाइन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ए एम लाइन पर एक का कोऑर्डिनेट्स मालूम है। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो भी मालूम हो जाएगा तो इस लाइन ए एम का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या है आपका, देखिए आपको निकालना है ए एम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। लाइन ए एम और लाइन एल ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एम क्या हो जाएगा, देखिए तो ए एम का डायरेक्शन रेशियो जो एल का डायरेक्शन रेशियोज होगा वही ए एम का भी डायरेक्शन रेशियोज होगा, ठीक है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो उसका डायरेक्शन रेशियो भी आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो है 2 1 - 2। तो इसका भी ए एम का भी डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा 2 1 - 2 होगा, ठीक है। अब देखिए इस लाइन ए एम पर एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स मालूम है और इसका डायरेक्शन रेशियो भी मालूम है। तो लाइन ए एम का इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए एम। तो ए एम का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे x - 3/2, ठीक है, इक्वल टू y + 4/1 इक्वल टू z - 5/-2, ठीक है। तो लाइन जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं और डायरेक्शन रेशियोज को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस लाइन का इक्वेशन हमको मालूम हो गया, ठीक है। जब लाइन का इक्वेशन मालूम हो गया तो लाइन पर देखिए अब हमको m का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अगर m का कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए
तो हमको लाइन एल का इक्वेशन में लाइन एम का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो डिस्टेंस एम भी पता चल जाएगा। तो एम डिस्टेंस के लिए यहाँ देखिए, तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट्स लेना रहे, इस लाइन एम पर कहीं भी पॉइंट्स लेना रहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको आर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, 2r+3, ठीक है। 2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को उधर सेंड करेंगे, 2r+3। y कोऑर्डिनेट r-4 और z कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, -2r+5, ठीक है। तो यानी कि m का भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं, m भी लाइन am पर है, तो m का भी कोऑर्डिनेट्स ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए m के कोऑर्डिनेट्स में अननोन r है, अगर r निकाल लेंगे तो हमको m का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, और m का जब कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा तो डिस्टेंस am भी निकल जाएगा। तो r निकालने के लिए यहाँ देखिए m कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पर तो लाई कर ही रहा है, साथ ही साथ इस रिक्वायर्ड गिवन प्लेन पर भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो m का जो कोऑर्डिनेट्स होगा गिवन प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा करके r निकाल लीजिए, ठीक है। m जो है किस प्लेन पर लाई कर रहा है, अब यहाँ देखिए, तो m जब इस प्लेन पर लाई कर रहा है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। तो प्लेन के इक्वेशन में रख दीजिए m का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा, इस प्लेन के इक्वेशन को अगर ये मान लें तो प्लेन के इक्वेशन में रख दीजिए, दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स, प्लेन के इक्वेशन में x के जगह m का x कोऑर्डिनेट रख देना है, y के जगह m का y कोऑर्डिनेट रख देना है और z के जगह m का z कोऑर्डिनेट रख देना है। ठीक है, अब निकाल लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, R, ठीक है। ये 12R + 5R 17R, 17R + 4R 21R, ये हो जाएगा 6 -20 -14 और -30 -44, -30 -20 -50 + 6 -44, तो 21R इक्वल टू हो जाएगा 4 + 6 50 और 50 + 10 60 हो जाएगा, ठीक है, 60। तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 60/21, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20/7, तो R का वैल्यू जो है 20/7 आया, ठीक है। R का वैल्यू आया 20/7 आया, तो R का वैल्यू 20/7 इसमें रख दीजिए, ठीक है। R का वैल्यू 20/7 रख दीजिए, तो R का वैल्यू 20/7 इसमें रख देंगे तो M का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला से जो है AM निकाल लेना है, ठीक है। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड AM, टू फाइंड AM, ठीक है। AM निकालने के लिए जो है हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ठीक है। 13 में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है।
तब कह रहा है कि दोनों एंगल लाइन और प्लेन्स के बीच का एंगल निकालो, ठीक है। तो ये आपका प्लेन है, ठीक है। ये आपका प्लेन है, ठीक है। और प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x + y + z - 7 = 0, ठीक है। और यहाँ देखिए, और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। लाइन L है, ठीक है। लाइन L यही है, ठीक है। तो लाइन L का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + 1/2 = y/3 = z - 3/6, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अब दोनों लाइन L और प्लेन्स के बीच ये एंगल निकालना है, ठीक है। यही एंगल निकालना है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो थीटा जो है लाइन L, ये प्लेन है P, प्लेन P मान लेते हैं, इसको जो है प्लेन P मान लेते हैं। तो लाइन थीटा जो है एंगल बिटवीन प्लेन P और लाइन L है, ठीक है। यही थीटा आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है नॉर्मल जो होगा, देखिए इस लाइन L का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस लाइन L का डायरेक्शन रेशियो, लाइन L का डायरेक्शन रेशियो डिनोमिनेटर में जो है वही लाइन L का डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा लाइन L का, 2, 3, 6, लाइन L का डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए, ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। ये प्लेन का नॉर्मल है, ठीक है। प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। तो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो देखिए, एक्स वाई और जेड का, प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई और जेड का जो कॉफिशिएंट होता है वो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3, 1 और 1। इसका डायरेक्शन, ये नॉर्मल है प्लेन का, ठीक है, नॉर्मल। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3, 3, 1, 1, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लाइन L का डायरेक्शन रेशियो मालूम है और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मालूम है। तो लाइन L और नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये एंगल निकल जाएगा तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं अल्फ़ा जो है आपका, अल्फ़ा जो है लाइन L और नॉर्मल के बीच का एंगल है, ठीक है। नॉर्मल जो है प्लेन के परपेंडिकुलर जो होता है वही उसी को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसी को प्लेन का नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये, तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 3, 1, 1 है। लाइन L का डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 6 है। अल्फ़ा मान लीजिए एंगल बिटवीन लाइन L एंड नॉर्मल है, तो अल्फ़ा निकाल लीजिए, ठीक है। अल्फ़ा निकालने के बाद जो एंगल आएगा तो π/2 में से अल्फ़ा घटा दीजिए, वही थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए थीटा प्लस अल्फ़ा क्या होता है, थीटा प्लस अल्फ़ा क्या है आपका π/2 के इक्वल है, ठीक है। तो इससे आप क्या निकालना है, आपको थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ये थीटा निकालना है, यही थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालिएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू होगा आपका π/2 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, लाइन L और नॉर्मल्स के बीच का एंगल है, ठीक है। तो लाइन L का भी डायरेक्शन रेशियो मालूम है और नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो मालूम है, तो कॉस अल्फ़ा निकाल लीजिए। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू मॉड देंगे यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव स्क्वायर रूट देंगे, 2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब मॉड के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, मॉड के अंदर क्या लिखेंगे, दोनों लाइंस के, लाइन L और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। लाइन L नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और लाइन L का डायरेक्शन रेशियो, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 3 लिए हैं यहाँ पर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन L का डायरेक्शन रेशियो 2, तो 3 × 2 प्लस
नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 1 लेंगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो 3 प्लस 1 टाइम्स 6, ठीक है। अब लाइन एल के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज और 2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिए हैं, तो फर्स्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और ठीक उसी तरह से लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज को करस्पॉन्डिंग लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इससे अल्फ़ा निकाल लीजिए, तो कॉस अल्फ़ा क्या आएगा आपका 6 प्लस 3 9 प्लस 6 15, और ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 11, और ये तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ देखिए, तो इससे अल्फ़ा क्या आएगा कॉस इनवर्स 15/7 रूट 11, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो अल्फ़ा का वैल्यू इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 15/7 रूट 11। तो जब भी लाइंस और प्लेन्स के बीच अगर एंगल निकालने के रहेगा, जब भी लाइन और प्लेन्स के बीच अगर एंगल निकालना रहेगा तो रिक्वायर्ड लाइन एल और नॉर्मल्स के बीच एंगल निकाल लीजिए, और जो एंगल आएगा उसमें से 90 डिग्री में से उसे एंगल को घटा दीजिए। लाइन एल और नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल लेना है, और रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा 90 डिग्री में से ये एंगल जो है घटा देना है, ठीक है। लाइन एल और नॉर्मल के बीच जो एंगल निकालने पर आएगा 90 डिग्री में से उस एंगल को घटा देना है, तो आपको प्लेन और रिक्वायर्ड लाइंस के बीच का एंगल मिल जाएगा, ठीक है।